हम एक पार्टिकुलर तरीके से ही क्यों बिहेव करते हैं? हम जैसा बिहेव करते हैं, क्या हम वास्तव में वैसा ही सोचते हैं? और जैसा हम सोचते हैं, हम बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं? आखिर हमारे व्यवहार से हमारे जीवन पर कितना फर्क पड़ता है? क्या हमारा बिहेव हमारे नियंत्रण में भी है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप जब भी गुस्सा करते हैं, आप जब भी किसी से प्यार करते हैं, आप जब भी किसी की मदद करते हैं, या आप जब भी किसी के काम आते हैं, तो यह आप उस पल नहीं बल्कि हजारों साल पहले आपके जीन, आपके अनुभव, आपके आसपास की सामाजिक संरचना यह निर्धारित कर चुके हैं कि आप किस तरह से व्यवहार करेंगे। क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे हॉर्मोन्स, हमारे मानसिक संरचना, हमारे समाज की संरचना, हमारे अनुभव, इन सब चीजों पर हमारा बिहेव, हमारा व्यवहार डिपेंड करता है। और आज जिस कहानी से मैं इस वीडियो की शुरुआत करने वाला हूं, वह यह चीज स्टैब्लिश करती है कि हमारा व्यवहार हमारे जीवन पर कैसे परिणाम छोड़ता है, कैसा हमारा व्यवहार हमारे जीवन को बदलता है। तो बात है 1960 की, जब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक लड़का एंटर करता है एक गन के साथ, और वह 14वीं मंजिल पर जाकर अपनी गन को रखता है, और नीचे लॉन में जो भी स्टूडेंट्स, जो भी प्रोफेसर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब पर शूटिंग स्टार्ट करता है, और वह उनमें से 24 लोगों को मार गिराता है। और जब पुलिस रिस्पॉन्स करती है तो वह उन पर भी फायरिंग करता है। फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस उसको मार देती है। और यह लड़का महज 24 साल का है। इसका नाम विटमैन है। और जब पुलिस ने और छानबीन किया, इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो पता चला कि यह बहुत ब्रिलियंट एकेडमिक कैरियर वाला लड़का है, जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, और जिसका उससे पहले कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। फिर उसकी बॉडी का ऑटोप्सी किया जाता है, और उससे पता चलता है कि उसके माइंड में, उसके ब्रेन में एक ट्यूमर है, और वह ट्यूमर उसके मस्तिष्क के एक हिस्से अमिगडाला को प्रभावित करता है। यह हिस्सा हमारे मस्तिष्क में हमारी भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए होता है। यह हमारे गुस्से को, हमारे डर को नियंत्रण करता है। इसके बाद से सभी साइंटिस्ट में, सभी न्यूरो साइंटिस्ट में ये बहस छिड़ती है कि विटमैन के इस बिहेव का रीजन क्या था। क्या उसके ब्रेन में जो ट्यूमर है, उसकी वजह से उसकी भावनाओं में डिस्टर्बेंस था, या फिर उसके पीछे उसका लाइफस्टाइल, उसका बचपन, उसका सोशलाइजेशन था, जिसमें कि उसके फादर एक अल्कोहलिक होते हैं, एक एब्यूजिव पर्सन होते हैं, जो उसकी मदर के साथ में और उनके भाइयों के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा बिहेव करते हैं, और वह ऐसे माहौल में पला बड़ा होता है, जिससे कि उसके अंदर गुस्सा भरा होता है। तो साइंटिस्ट जब बहुत रिसर्च करते हैं, तो वह कुछ नतीजों पर पहुंचते हैं, और तब यहां से शुरू होती है बिहेवियर की स्टडी, बिहेवियर की जर्नी। तब सीरियसली यह सोचा जाता है कि हमारा बिहेवियर हमारे जीवन को खत्म भी कर सकता है, और हमारे बिहेवियर पर क्या-क्या चीजें इंपैक्ट करती है, क्या-क्या चीजें हमारे बिहेवियर पर नियंत्रण करती हैं, या फिर हम सीधे-सीधे अपने बिहेवियर को नियंत्रण कर सकते हैं। और यही सवाल उठाते हैं प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट रॉबर्ट स्पैलस्की अपनी बुक बिहेव, द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन एट आवर बेस्ट एंड आवर वर्स्ट। और रॉबर्ट हमें इस बुक में बताते हैं कि कैसे हमारे बिहेवियर को हमारे हार्मोन्स, हमारे मस्तिष्क की संरचना, और हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे समाज की संरचना, ये सब चीजें कैसे हमारे बिहेवियर को इंपैक्ट करती हैं। क्योंकि अगर हम अपने बिहेवियर को बेहतर समझेंगे, तो हम दूसरों के बिहेवियर को भी बेहतर समझेंगे, और अगर हम दूसरों के बिहेवियर को भी बेहतर समझेंगे, तो हम एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे। और इस बुक में रॉबर्ट स्पैलोस्की ने यही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट स्पैलोस्की कहते हैं कि हमारे हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया के पीछे दिमाग का एक नेटवर्क काम करता है। दो हिस्से जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है एमिगडाला और एक होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एमिगडाला हमारी भावनाओं को, हमारे डर को, हमारे गुस्से को नियंत्रित करता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारे संयम का केंद्र होता है। तो जब कोई हमें सड़क पर धक्का देता है, अगर हमारा एमिगडाला पहले सक्रिय होता है तो हम तुरंत चिल्ला देते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पहले सक्रिय होता है तो हम गहरी सांस लेते हैं, सोचते हैं कि शायद यह गलती से हुआ होगा। स्पैलोस्की कहते हैं आपके व्यवहार का बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में कौन सा हिस्सा पहले जागता है। सड़क पर जब ट्रैफिक जाम होता है, तो हम देखते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो चुपचाप ट्रैफिक में खड़े रहते हैं और शांत रहते हैं, और दूसरी तरह के लोग होते हैं जो हॉर्न बजाते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं। दोनों के लिए परिस्थितियां समान है, लेकिन दोनों का मस्तिष्क अलग तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पर वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल केमिकल जो रिएक्शंस हो रही है, वह हमारे बिहेवियर पर कैसे हैवी होती है, कैसे इंपैक्ट करती है। जैसे उदाहरण के लिए ले ले हम टेस्टोस्टेरोन, है हमारी प्रतिस्पर्धा, आक्रामकता और हमारे प्रभुत्व का हार्मोन होता है। वहीं पर ऑक्सीटोसिन, यह हमारे प्रेम, भरोसे और सहयोग का हार्मोन होता है। और कोर्टिसोल हमारे तनाव और भय को मैनेज करता है, उसका सूचक होता है। उदाहरण के लिए जब एक माँ अपने बच्चे को किसी चीज से बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, तो यह सिर्फ उसकी माँ का प्यार नहीं होता, यह उसके ऑक्सीटोसिन और एड्रेनलिन का एक अद्भुत संगम होता है, एक मेल होता है। स्पैलोस्की कहते हैं कि हमारी हर भावना के पीछे एक जैविक सिग्नल होता है। भावनाएं रहस्यमय नहीं है, भावनाएं सीक्रेट नहीं है, वह एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक केमिकल रिस्पॉन्स है बॉडी का। और फिर स्पैलोस्की बात करते हैं कि हमारे बचपन का क्या प्रभाव होता है हमारे बिहेवियर पर। तो जो बच्चे शांत, प्यार भरे माहौल में पले बड़े होते हैं, जो एक सुरक्षित माहौल में पले बड़े होते हैं, उन बच्चों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर विकसित होता है। वह हर चीज को पहले सोचते हैं, समझते हैं, और फिर एक बेहतर डिसीजन लेते हैं। उस पर कभी भी भावनाएं बहुत जल्दी हैवी नहीं होती, बहुत जल्दी भावनाएं उस पर कंट्रोल नहीं कर देती।
क्योंकि हम बचपन में जो सीखते हैं, जिन हिस्सों को ज्यादा डेवलप करते हैं, वह थ्रू आउट लाइफ हमारी हेल्प करते हैं। बचपन से ही एक बेहतर जीवन का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे से कोई गलती हुई है, तो हम एक तो उसके साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, उसको उस गलती के लिए कोसते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम उस बच्चे को एक बेहतर सीख देते हैं और उस बच्चे को समझाते हैं। तो दोनों बच्चों का रिस्पॉन्स लाइफ को लेकर अलग होगा। जो पहला बच्चा है वह डर से, असुरक्षा से भरा हुआ होगा, और जो दूसरा बच्चा है वह सीख से, वह संयम से, वह समझदारी से पूर्ण होगा। और बाद में यही फर्क आगे चलकर यह बताएगा कि कौन बच्चा संयम रखेगा जीवन में फैसले लेते हुए और कौन जल्दबाजी करेगा। स्पेलोस्की कहते हैं कि इस तरह व्यवहार जो हम बचपन में करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, वह व्यवहार हमारे जीवन के एक व्यवहारिक मानचित्र को बनाता है। उस व्यवहार के बल पर, उसके दम पर ही हम जीवन में, हमारे मस्तिष्क में जो हिस्से ज्यादा विकसित होते हैं, हम फिर उन्हीं हिस्सों से निर्णय करते हैं। और अब ये भी कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि हमारा जीवन एक बायोलॉजिकल जीवन है, जिसमें हम हमारे मन में क्या चल रहा है या हमारी बॉडी में क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उनसे ही सिर्फ बिहेव करते हैं। यह भी कहना पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। हमारे व्यवहार पर हमारे समाज का, हमारी मीडिया का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, सभी का प्रभाव होता है। और ये सब अदृश्य रूप से हमारी लाइफ में एक निर्देशक का काम करते हैं, जो हमें डायरेक्ट करते हैं कि हम किस तरह का बिहेव करेंगे। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोग बड़ी आसानी से दूसरे को डिफेम करते हैं, दूसरे को बुरा भला कहते हैं। बड़ी आसानी से लोग दूसरे में कमियां निकालते रहते हैं। बड़ी आसानी से दूसरे के आर्गुमेंट को, दूसरे के तर्क को खारिज किया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा करने का सीधा सीधा उन्हें परिणाम नहीं होता। क्योंकि समूह में गुमनामी हमारी नैतिक जिम्मेदारी को दबा देती है, उसे कम करती है। रॉबर्ट स्पेलोस्की यहाँ पर एक थ्योरी देते हैं, ग्रुप माइंड थ्योरी। और इसमें वो कहते हैं, जहां व्यक्ति की अंतरात्मा समूह की आवाज में खो जाती है। यही कारण है कि एक व्यक्ति घर में दयालु और ईमानदार होता है, पर भीड़ में हिंसक या असंवेदनशील बन जाता है। रॉबर्ट स्पेलोस्की कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार यहीं तक सीमित नहीं है। आज भी एक इवोल्यूशनरी मोड में है, और हजारों साल से हो रहे मनुष्य के इवोल्यूशन में व्यवहार बहुत ज्यादा बदला है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो फैक्टर्स थे एक बेहतर व्यवहार करने के लिए, वो आज भी हमारे मस्तिष्क में है। हम एक संतुलित और सुरक्षित समाज चाहते हैं, इसलिए हमें समूह में रहना होगा। और अगर हमें समूह में रहना होगा, तो समूह में हमारे व्यवहार को नियंत्रित किया जाएगा। इसीलिए धर्म, राष्ट्र, ऐसे बहुत सारे प्रोपोगेंडा, ऐसे बहुत सारी सोच विकसित की गई, जिससे मनुष्य को कंट्रोल किया जा सके और उन्हें एक बेहतर समूह के रूप में ऑर्गेनाइज किया जा सके, जिनका सीधा सीधा संबंध हमारे व्यवहार से है, हमारे सोचने समझने के दृष्टिकोण से है। उदाहरण के लिए, जैसे पहले जमाने में जो ईर्ष्या होती थी, जो जेलसी होती थी, वो इसलिए होती थी कि कोई इंसान बेहतर शिकार कर सके या फिर कोई बेहतर संसाधन जुटा सके अपने जीवन को जीने के, उसको प्रेरित करती थी। लेकिन आज के समाज में वही जेलसी आज भी है, लेकिन वह आज हमारे सामाजिक तनाव का कारण बनती है, हमारे रिश्तों के टूटने का, हमारे बीच अलगाव करने का कारण बनती है। स्पेलोस्की कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क का हार्डवेयर आज भी प्राचीन ही है। हम आज भी ढर्रों में सोचते हैं और उनमें ही अपना जीवन जीते हैं। और हमारा समाज आधुनिक है, हमारा समाज तेजी से बदल रहा है, हमारी जनरेशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है। अगर हम देखें पिछले 50 साल में और आज के समय में, हमारी जनरेशन और उनके सोचने और समझने के दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुके हैं, और यही मूल समस्याओं का जड़ है। और अब यहाँ पर कुछ और सवाल उठ खड़े होते हैं, जिनमें स्पेलोस्की कहते हैं कि अगर हमारा व्यवहार सिर्फ हमारी नैतिकता और हमारे बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज, जो हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं, सिर्फ अगर उन पर ही निर्भर करता है, हमारी सामाजिक संरचना पर ही निर्भर करता है, तो फिर हम अपराधी कैसे हुए? अगर कोई गलती हमसे होती है, तो वह हमें समाज ने सिखाई है, या फिर वह हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, या फिर वह हमारी नैतिकता है, तो फिर हम किसी भी अपराध के लिए अपराधी कैसे हुए? तो स्पेलोस्की यहाँ पर बताते हैं कि इसीलिए अपराधियों का रिहेबिलिटेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो पैदा हुआ है, कोई भी जीवन अपराधी नहीं होता। वो आते हैं और यहाँ पर सीखते हैं, और उसके बाद वह अपराधी बनते हैं। इसलिए उन्हें ठीक भी किया जा सकता है, उन्हें रिहेबिलिट किया जा सकता है, उनको दोबारा समाज से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि हो सकता है किसी का सोशलाइजेशन के दौरान, किसी के बचपन के दौरान उसमें वो चीजें डेवलप ही ना हो पाई हो, जो उसमें सहानुभूति की इच्छा, एक दूसरे से प्रेम और स्नेह को डेवलप करें। स्पेलोस्की ने बहुत सारी जेलों में स्टडी की, बहुत सारे अपराधियों को, बहुत सारे कन्विक्ट्स को उन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि जो अपराधी बच्चे हैं, जो अपराधी जिन्होंने जिन्होंने बड़े और गहरे अपराध किए हैं, उन लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटीज कम होती हैं। मतलब उनका बचपन के दौरान उनको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, समझदारी से कैसे डिसीजन लेने हैं, यह उनको सिखाया नहीं गया है। उन्होंने हमेशा अपने इमोशनल रिस्पॉन्स दिखाए हैं, हमेशा अपने इमोशनल रिस्पॉन्स दिए हैं समाज को, और इसीलिए अपने इमोशनल रिस्पॉन्स, अपने आवेग पर नियंत्रण नहीं कर पाते, और जैसा उनका सामने सिचुएशन होती है, वह ब्रस्ट आउट हो जाते हैं इमोशनली। स्पेलोस्की कहते हैं कि दया करना, किसी को माफ कर देना, यह उसकी गलती को छुपाना नहीं है, यह है उसकी गलती को समझना, उसकी गलती के मूल कारण को समझना।
तो अब आप सोचिए, आपका हर निर्णय, आपका हर डिसीजन, आपकी हर भावना, आपकी हर प्रतिक्रिया, आपके दिमाग, आपके हार्मोन, आपके अनुभव और आपके समाज का एक संयुक्त परिणाम है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम एक मशीन हैं या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हमारे पास समझ की शक्ति है और वही समझ नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। महात्मा गांधी ने जब हिंसा के खिलाफ अहिंसा को चुना होगा, तो यह केवल उनकी एक आध्यात्मिक सोच या एक आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, यह उनका बायोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स था। यह स्पष्ट बताता है कि उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा विकसित था। और अंत में स्पेलोवस्की कहते हैं कि हम वही बनते हैं जो हमारा समाज, हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर हमें बनाते हैं। और अगर हम इसे बेहतर तरीके से समझ लें, हम इसको और हम इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बेहतर समझकर आत्मसात कर लें, तो हम अपने बिहेवियर के मालिक बन सकते हैं। तो इस किताब से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि अपने बिहेव को समझो ताकि तुम सुधर सको, सशक्त बन सको। और यह बड़ी ही ब्यूटीफुल बुक है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक। और आपको यह बुक कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।